नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ हैं और हम इसके ऊपर जो तत्कालीन समाचार हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि ये देश जहाँ पे जिस भंवर में फंस गया है उसका विश्लेषण। और भंवर मुझे ये लगता है कि हम सारे लोग जितने भी इस देश में लोग हैं वो किसी न किसी तरह से उन सवालों के ऊपर ज़्यादा घूम रहे हैं जो सवाल हमारी ज़िंदगी से जुड़े कम हैं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़े ज़्यादा हैं। लेकिन वो सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं, क्यों हम धर्म को अपनी ज़िंदगी के बीच में ले आते हैं, इसके पीछे क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? क्या इसके पीछे कोई ग्लोबल कैपिटल की साजिश है? और ये सवाल मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो रहा है और चूंकि उनको दिमाग में उठ रहा है इसलिए मुझे लगा कि अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी से हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। अखिलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की स्थिति और इस स्थिति को क्रिएट करने में देश के कैपिटल का, इंडियन कैपिटल का और ग्लोबल कैपिटल का क्या हाथ है, इस रोशनी में जरा स्थिति का विश्लेषण कीजिए। अभी जो मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, 7 राज्यों में रामनवमी, हनुमान जयंती, शोभा यात्रा के दौर में जो भी हिंसात्मक वारदात हुई है, दिल्ली में फिर से दंगे शुरू हुए हैं, तो लोगों को अमूमन मैं देखता हूं ये कहते हुए कि फिर से चुनाव आ गए हैं या 2024 को ध्यान में रखते हुए आरएसएस और बीजेपी के लोग या अखंड भारत 15 साल में बन जाएगा, जो आरएसएस के चीफ इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इन सब सवालों को लोग इस ढंग से देख रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव बीजेपी और आरएसएस के लोग जीतना चाहते हैं, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। तो अमूमन इसका जो जवाब लोग तलाशते हैं कि किस तरह से चुनाव में इनको परास्त किया जाए। मैंने एक फैन अपोजिशन बना लिया जाए या कुछ इस तरह के लोग जो चुनावी सलाहकार हैं उनको रिक्रूट कर लिया जाए या राज्य लेवल पर समझौते कर लिए जाएं, केंद्र में सब लोग एक साथ मिल के काम करें, वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं कि चुनाव एक बड़ा फैक्टर है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे बड़ा फैक्टर यह भी है कि आरएसएस और बीजेपी को या उनकी समझ को, उनकी विचारधारा को महज एक राजनीतिक चुनावी दायरे में ही समझना मैं समझता हूं कि सही नहीं होगा। एक लंबा इतिहास है आरएसएस और बीजेपी का, और जिस इतिहास में मैंने पूरी स्थापनाएं जो एक भारत देश बनाने की थी या बना है, या गांधी जी की रही हो या समाजवादियों की रही हो या कम्युनिस्ट आंदोलन का, पूरी समझ को ही पलट देने की प्रवृत्ति जो उनकी वैचारिकी में शुरू से रहा है, चाहे वो टिटगेवार साहब के समय में रहा हो या गोलवलकर ने किया हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस तरह से भारतीय भूखंड को जिस तरह से उन्होंने व्याख्यायित किया, जिस तरह से उन्होंने कहा यह एक सांस्कृतिक पक्ष है, यह हमारा जो राष्ट्र है, यह राष्ट्र कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारा एक राष्ट्र है जो राष्ट्र दैवी
माने ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। यह केवल भौगोलिक सीमाओं में इसका अध्ययन और भौगोलिक सीमाओं में इसके बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती। तो मैं ये कह रहा हूं कि यह इनके पास एक इस तरह का वैचारिक धरातल बहुत लंबे समय से रहा है। राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में, चुनाव के बारे में, संविधान के बारे में, उसी वैचारिक धरातल को फलने फूलने का मौका इनको अब मिला है, जो पहले दौर में नहीं मिल पाया। व्यक्तियों की उपस्थिति ही नहीं, गांधी जी की उपस्थिति ही का मामला नहीं था। मामला यह भी था कि अगर पूरे देश के अंदर और देश के बाहर की जो स्थितियां थी, पूंजी का जो गत विज्ञान था, वह इनके उस तरह से पक्ष में नहीं था। एक औद्योगिक पूंजीवाद के दौर से दुनिया गुजर रही थी, विज्ञान और तकनीकी की ज्यादा मांग बढ़ रही थी, एक रैशनल आउटलुक की दुनिया में चर्चा हो रही थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके, भले हम उसी तरह से इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी न ले आए हों, लेकिन एक आग्रह था कि चीजों का एक वैज्ञानिक समझदारी विकसित की जाए और एक भूखंड में जितने लोग रहते हैं किसी धर्म और जाति को, उनको समान नागरिक का दर्जा मिले, अधिकार मिले। कुछ सर्वमान्य बातें थीं, लेकिन ये कभी भी इससे सहमत नहीं थे। और इन्होंने जो अपनी विचारधारात्मक पूरा इन्होंने स्थापना दी, उसके लिए यह जो पूंजीवाद का फिनांस युग आया है, जिसमें सट्टेबाजी और पूंजी से पूरा व्यापार जगत के अलावा, उद्योग जगत के अलावा, किसी तरह से सट्टेबाजी और शेयर मार्केटिंग से जो पूंजी पूरी निर्मित हुई, जिसको हम लोग फाइनेंस कैपिटल कहते हैं, उस दौर में अगर आप देखिए तो भारतवर्ष में भी फलने फूलने का इनको मौका मिला और एक तरह से नई आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करने, नई पहचान कंस्ट्रक्ट करने का एक भारतवर्ष में इनको जो मौका मिला है, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज इस देश में यह जो पूंजी है उसकी वाहक के बतौर हिंदुत्व बनी हुई है। और वो हमारी जितनी आइडेंटिटीज हैं, जो हमारे इस देश में लोगों की एकता और समझदारी पर खड़ा होने की जगह वो कभी हिंदू आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी, तो इस तरह का चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इनकी विचारधारात्मक जरूरत पूरी हो रही है। और दूसरी बात यह ध्यान देने लायक है, यह केवल यह नहीं कहते हैं कि यह हमारा भारतीय भूखंड के बारे में यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यह समझ है। यह जो समाज में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, शोषण रहता है, उस पर भी पर्दा डालें। इन्होंने जिसको समरसता कहते हैं, या जो इस बात को कहते हैं कि एक ही अंग का हिस्सा मजदूर भी है, एक ही अंग का हिस्सा पूंजीपति भी है, तो इसमें द्वेष कैसा है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से जो अंतर्विरोध समाज का बड़े पैमाने पर आर्थिक बढ़ रहा है, बेकारी बढ़ रही है, तो आसानी से कह देते हैं कि न हमको पूंजीवाद चाहिए, न हमको समाजवाद चाहिए, हम तो समरसता में सबको लेके चलते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था सबको संपूर्ण करेगी। तो यह जो अंतर्विरोध से जनता में विक्षोभ बढ़ रहा है, अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा हो रही है, इस पर भी पर्दा डालने और इसको विभाजित करने के लिए यह इस समय की सबसे माकूल विचारधारा है, जो फाइनेंस कैपिटल को सर्व कर रही। इसीलिए ग्लोबल कैपिटल के साथ और कारपोरेट के साथ आज इनका एक नेचुरल संबंध बन गया है, जिसको आरएसएस और बीजेपी वाले बढ़ा रहे हैं। और इसी के तहत जो भी आज विक्षोभ है, उसको डाइवर्ट करके एक हिंदू, मुसलमान, ईसाई
या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज के दरार थे, उन दरारों को चौड़ा करके आज वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा प्रेरक तत्व है वो फिनांस कैपिटल है, ग्लोबल कैपिटल है, कारपोरेट कैपिटल है। मैं एक बात और यहाँ नोट करना चाहता हूँ, हमारे इस देश में ऐसा नहीं है कि यह कहीं बाहर से आया है। जो हमने राष्ट्र निर्माण का प्रोजेक्ट शुरू किया, उस राष्ट्र निर्माण के प्रोजेक्ट के बाद, गांधी जी की हत्या के बाद, उस लायक जो तैयारी करनी थी गांव स्तर पर, कस्बे स्तर पर, कम्युनिस्ट आंदोलन को भी करना था, समाजवादियों को भी करना था। यह आंदोलन भी भारतीय समाज की संरचना और भावना के अनुरूप अपने को उनके साथ एक रूप नहीं कर पाया। और कांग्रेस ऊपर ऊपर जो बातें थी वो करती रह गई, लेकिन सोसाइटी को बदलने के लिए जो कांग्रेस को एक इंस्ट्रूमेंट, आर्गन का काम करना चाहिए था, वह पावर प्लेयर हो गई। समाज बदलने का और इनके स्रोतों पर चोट करने का, हिंदू और हिंदुत्व की इनकी विचारधारा को फर्क कराने का जो पूरी जवाबदेही मुख्य धारा के बतौर कांग्रेस की थी, वो चुप हो गई। और जो रीजनल पार्टीज आई, जैसे जो क्षेत्रीय दल आए, क्षेत्रीय दलों के पास कभी कोई बड़ा वैचारिक फलक नहीं था। वो सत्ता में हिस्सेदारी ही बनाए रखे, और जो उनको सत्ता में हिस्सेदारी करता था उसके साथ किसी न किसी रूप में हाथ मिला लेते, चाहे उनके राज्य को किसी ने मदद कर दी या उनको सरकार बनाने में कोई मदद कर दी जिससे उनको खतरा हुआ। उस खतरे से निपटने के लिए दो काम, सत्ता में हिस्सेदारी, और उनके दिमाग में आया कि बड़ी जातियों के जो लोग हैं, जैसे बहुत ज्यादा कमाए हैं पैसा, जैसे तैसे हम लोग भी कमा लें। तो उसके नायाब तोहफे के रूप में मायावती उभरी, मुलायम उभरे, लालू प्रसाद उभरे, इस तरह की बहुत सारी पार्टियां उभरी। बल्कि तो ये जो साउथ के लोगों को भी देखिए, उसमें कुछ एक एलिमेंट रैशनैलिटी का रह गया था, क्योंकि वो एक दूसरे किस्म का सामाजिक न्याय आंदोलन था, द्रविड़ मूवमेंट। तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारे इस देश में यह ग्लोबल कैपिटल का जो पूरा दौर चल रहा है, वही हिंदुत्व के इस पूरे आक्रामक ओज का सबसे बड़ा एक कारण बना हुआ है। और वो चाहता है कि किसी तरह से जो भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है सोसाइटी को, उसको वॉइसलेस कर दिया जाए। बहुत पहले हमने एक लैला फिल्म देखी थी, बड़ी उसकी आलोचना हिंदूवादी ताकतों ने की थी। तो उसमें हमने देखा था कि आर्यावर्त को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, और जो दो तरह की सोसाइटी हो गई। एक सोसाइटी यह हो गया जो बड़ा प्रिविलेज्ड लोगों का था, और एक ऐसी सोसाइटी बन गई जो डिप्राइव्ड लोगों का था, जहां पर्यावरण का प्रश्न, पानी का प्रश्न, जीवन को सम्मान के साथ जीने का प्रश्न पूरी तौर पर नदारद था। बहरहाल वो मैं ये कह रहा हूं कि वो एक काल्पनिक एक फिल्म हो सकती है, हालांकि उसमें बहुत सारी जो सच्चाइयां थी आज के दौर का पूर्वाभ्यास है, उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस देश में आज जो ये पूरा तांडव चल रहा है, ये ग्लोबल कैपिटल की वजह से चल रहा है, कारपोरेट की वजह से चल रहा है। और जो सबसे त्रासद स्थिति है, अपनी वर्गीय सीमाओं की वजह से जो मुख्य विपक्षी दल हैं, ग्लोबल कैपिटल और कारपोरेट के इस पूरे खेल को एक्सपोज करना, जनता को जागृत करना, जमीनी स्तर तक सच्चाई, हिंदुत्व की पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक्सपोज करने का जो काम है, अपनी वर्गीय सीमाओं की वजह से ये राजनीतिक दल नहीं कर पाते। कांग्रेस पहले दौर में कुछ बातें उठाई थी, लेकिन अब क्या हुआ कि पूरी बहस को केवल अडानी और अंबानी तक कर दिया। अडानी अंबानी एक बड़े फैक्टर हैं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का है, लेकिन टोटल जो इकोनॉमिक पद्धति है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिस पर लोग विचार अभी नहीं करने के लिए तैयार हैं, जब तक आप उसका एक्सपोजर करके उसकी जगह एक पीपुल्स इकोनॉमी के अगर वकालत न करेंगे, जिसको कभी डॉक्टर अंबेडकर ने, सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने किया था,
या पंडित नेहरू का भी वेलफेयरिज्म ने किया था, उसको जब तक आप सामने नहीं रखेंगे, ये इस हिंदुत्व का जो तांडव है, इस तांडव से आप निपट नहीं सकेंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, जिस प्रश्न को आपको हल करना पड़ेगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो सीमाएं हैं आपकी, आज अगर आप हिंदुत्व की ताकतों से नहीं निपट पा रहे हैं, तो उनको केवल चुनाव में परास्त करने के बारे में सोचना। मुजफ्फरनगर में हमने परास्त होने के बाद दंगा देखा था। आज दिल्ली में जो सरकार है केजरीवाल की, उस सरकार भले उसका पुलिस में नियंत्रण न हो, लेकिन सरकार के कई हाथ हैं। आज किस तरह से वहां दंगा फसाद हो रहा है, केजरीवाल कहां खड़े हैं, इसको आप समझ सकते हैं। तो केवल चुनाव में भाजपा को हरा देना और समग्र उसकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि से उसको काट देना, मैं समझता हूं आज ग्लोबल कैपिटल को ही सर्विस करना है और आप हिंदुत्व से नहीं निपट सके। अखिलेश जी, आपकी सारी बात से बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन एक मोटा सवाल ये उठा है कि हमारे देश में जो भी चीज हो रही है वो अभी डंडे के जोर से नहीं हो रही है। कम से कम विचार लोगों के दिमाग में डंडे के जोर से नहीं घुसाया जा रहा है। विचार घुसाने के वैचारिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ की, वो लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सबके लिए खुले हैं। अपोजिशन के लिए भी खुले हैं, जो फाइनेंस कैपिटल के विरोधी हैं उनके लिए भी खुले हैं, और जो जिसको आप कह रहे हैं कि फाइनेंस कैपिटल जिनका सहारा लेकर के इस देश में आप एक शब्द बोल रहे हैं बार बार, हिंदुत्व का तांडव, तो ये सब बिना जनता के समर्थन के नहीं हो सकता। और चुनाव में जिस तरह के चुनाव हुए हैं, जिस तरह जनता ने समर्थन किया है, उस समर्थन में कहीं पर भी ये सवाल आया नहीं है। आपके कहने से एक सवाल खड़ा होता है, शंका खड़ी होती है कि क्या इस जो आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल ने, इसने क्या इस देश के विपक्ष को भी अपनी जेब में कैद कर लिया है, या उनकी समझ खत्म हो गई? क्योंकि आप देखें ना, हो क्या रहा है कि इनका मुकाबला, जिसे आप हिंदुत्व का तांडव कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ वो आपका शायद इशारा जो रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन हुआ, वो उसकी तरफ आपका इशारा है। अगर उसकी तरफ इशारा है तो एक सत्य ये सामने आया है कि एक तो मीडिया ने, सोशल मीडिया ने या विपक्षी दलों ने भी वो सत्य सामने नहीं रखा जो इस दंगे के पीछे था। दूसरा, इस दंगे में उन्होंने ही बढ़ चढ़ के भाग लिया जिन्हें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है। जो मंदिर में जाएं तो निकाल दिए जाएं, उस वर्ग के लोग ही इस दंगे में शामिल हैं और आगे बढ़ चढ़ के शामिल होते हैं। एक ये जो अंतर्विरोध जिसे आप कहें या जिसको आप एक नया ट्रेंड करें, या जो, और दूसरी तरफ मैं एक बड़ी अच्छी चीज देख रहा था, कुछ लोगों ने एक पोस्ट लिखी जो ये कह रहे हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे तोगड़िया जी हों, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे जोशी जी हों, या आज के जितने नेता हों, जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, जिसमें मोदी जी की फैमिली के लोग भी शामिल हैं, भाई भतीजे सब, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी नेता हैं, उनका कहना है इनका कोई भी लड़का बजरंग दल में नहीं है, इनका कोई भी लड़का विश्व हिंदू परिषद में नहीं है, इनका कोई भी लड़का भीड़ को लीड नहीं करता है, जो भीड़ लोगों का से बदला लेने के लिए कि हम हिंदू समाज बनाना चाहते हैं और जो हिंदू नहीं है उन्हें चले जाना चाहिए, इस तरीके की जो बात करते हैं, उसमें कोई इनका नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व किसका है? सामान्य लोगों का, सामान्य लोगों का, जिसे आप सर्वहारा कहिए, जिसे आप चेतन वर्ग कहिए, जिसे आप पिछड़ा कहिए, जिसे आप दलित कहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सारी चीज तो एक खुले मैदान की लड़ाई है, कहीं पर भी हमको वो आवाज नहीं सुनाई देती जिस आवाज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और ये अगर आवाज नहीं सुनाई देगी तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ चंद कुछ लोगों के कहने से लोगों में ये बात कम्युनिकेट हो पाएगी कि वो फंसे हैं, तो उसका जाल कितना तगड़ा है और वो उससे निकले तो कैसे निकले? अखिलेश जी, देखिए, मैं ये बात कह रहा था, मेरा इशारा है कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो हिंदुओं को हो, क्रिश्चियंस के हो, मुस्लिम्स को हो, या नॉन फेस्टिवल अकेजन्स हैं, इवेंट्स हैं, एक लो लेवल वायलेंस क्रिएट करने की कोशिशें होंगी, जिसमें
आप देखेंगे किलिंग होगी, लोग मारे जाएंगे, घर लूटे जाएंगे, क्योंकि ये इम्पिटस है उस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए कि अब सवाल का जवाब हिंदू राज में ही है। और यह जो हिंदू राज का मन बनाया जा रहा है, यह मन किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, ये बहुत तेजी से समाज के सभी हिस्से में गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय आंदोलन की जो ताकतें थीं, जो उनके बेस थे, उस बेस में इसका बहुत तेजी से पेनिट्रेशन है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि अपर कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट एंड गैर जाटो जो दलित जातियां हैं, इतना बड़ा अम्ब्रेला है बीजेपी का। अपर कास्ट के साथ साथ मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, गैर चमार, गैर जाटो जो जातियां हैं, यादव जाति भी जो डिफरेंट है, डिसेंट करती है, वह इलेक्टोरली डिसेंट करती, आइडियोलॉजिकली डिसेंट नहीं करती। भागलपुर वगैरह के दंगे इसके प्रमाण। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जो मॉब लिंचिंग के माध्यम से हो, फेस्टिवल्स के माध्यम से हो, हर वक्त सोसाइटी का एक टेम्परामेंट बनाने की कोशिश होती है जो सोल्यूशन में ले जाए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम अपना सिविलाइजेशनल क्लेम करने जा रहे हैं। हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशनल क्लेम था, आज हम नहीं कर पाए। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि 2014 तक, कोई कहता है कि आजादी ही नहीं थी, और मैं एक उनके बड़े प्रवक्ता को कहीं सुन रहा था तो उसने कहा कि ये सेमी मुस्लिम राष्ट्र था 2014। तो मैंने, और उसके जो फॉल्ट लाइन्स हैं हमारे हिस्ट्री में, या जो हम जिस चीज को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं मास के लेवल पर, कि हमारा राष्ट्र बनने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि उन्होंने तो भाई एक बना बनाया, उसमें कोई तर्क है नहीं। जैसे आप कहते हैं कि एक राष्ट्र बनता है प्रक्रिया में, हजारों साल में देश और राष्ट्र का जो निर्माण होता है, एक नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट, जैसे डॉक्टर अंबेडकर वगैरह कहते हैं कि अभी हम मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं बन पाए, जब तक जातियां रहेंगी तब तक हम नहीं बन पाए। लेकिन आप आरएसएस और बीजेपी को देखिए, तो कहते हैं हम राष्ट्र कब से है, जिस इमेमोरियल टाइम से हम एक राष्ट्र हैं, आज से नहीं। हमारा इतिहास है राष्ट्र का, और हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र के बतौर रहे हैं, और वो सांस्कृतिक राष्ट्र हमारा किसी न किसी रूप में हजारों साल से एग्जिस्ट करता है। बीच में जो एबरेशंस आए हैं उसी को हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन सब प्रश्नों को आज फ्लरिश करने, डेवलप करने का जो सबसे बड़ा भौतिक आधार हो रहा है, जिसको आप कह रहे हैं, जिसको सरबारा, मजदूर, किसान, वो बहुत तेजी से वह भी इसको ग्रहण कर रहा है। और जो भी इस तरह के आइडियोलॉजीज वेलफेयर स्टेट के थे, या जो राष्ट्रीय आजादी आंदोलन के दौर में नक्शा था देश बनाने का, वो सब का सब बैकग्राउंड में जा रहा है। ये सब बैकग्राउंड में क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि कोई समग्रता में इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी और कल्चर, सोशल जो अटैक्स हैं, इसको होलिस्टिक ढंग से जनता में ले नहीं जा रहा है। कोई एक पक्ष पकड़ लेता है। जैसे अगर मान लीजिए दलित बहुजन राजनीति को आप देखिएगा, तो दलित बहुजन जो राजनीति है वह सांस्कृतिक सामाजिक प्रश्नों को जरूर बहुत जोर शोर से उठाएगी। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को उठाएगी जो मैं नहीं समझता हूं कि जितना वो उठाती है उससे कम महत्वपूर्ण विषय है कि उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी बात करनी चाहिए, उसे भी ग्लोबल कैपिटल की भी बात करनी चाहिए, उसे भी कारपोरेट की बात करनी चाहिए। और वो जितना भी है वो रिड्यूस कहाँ होता है? वो रिड्यूस होता है सत्ता में हिस्सेदारी के। तो आज बीजेपी वाले मुसलमानों को टिकट नहीं देते, औरों की तुलना में ज्यादा सीट वो दे सकते हैं,
ज्यादा पार्टिसिपेटरी उनको बना सकते हैं। तो और उसके साथ साथ वो राशन वगैरह भी दे करके जो उनके पास सरप्लस है, जब आप उसको डीआइडियलाइज कर दिया है कि किसी तरह से सत्ता में हिस्सेदारी और पैसा कमाना यही लक्ष्य है दलित और पिछड़े का, तो बीजेपी इसको इनसे बेहतर कर रही। लालू जितना नहीं दे सकते थे, अखिलेश जितना नहीं दे सकते थे, उससे ज्यादा योगी दे रहे हैं, उससे ज्यादा मोदी दे रहे हैं। तो आपने एक टैबुला रासा क्रिएट हो गया, आप उनको जिस दर जा रहे हैं जोड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो तमाम चीजों के बावजूद भारतीय संदर्भ में कैसे विचारधारा और संगठन को पुनर्गठित करें, जीवित करें। वो क्या है कि उनका एक बना बनाया फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क में जो यथार्थ है उसको फिट करते हैं। यथार्थ के हिसाब से वो अपना फ्रेमवर्क नहीं तैयार करते और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बौद्धिक तौर पर अपने को सक्षम प्राधिकार समझते हैं। समाजवादियों को आप जानते हैं टुकड़ों में बट गया है, और जो समाजवादी हैं वो मुलायम और अखिलेश हैं। और आप समझ सकते हैं कि लालू अखिलेश मुलायम के समाजवाद का क्या मतलब है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जिस वैक्यूम में केवल एक भाषा एक बोली जा रही है, वो आरएसएस और हिंदुत्व की जा रही है, ग्लोबल कैपिटल की जा रही है। डिजिटल वर्ल्ड देखिए किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं होने दे रहा है। आपसे सोशल साइंस में जो क्वेश्चंस होते थे, क्वेरीज होते थे, वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। कहीं आप बहस नहीं कर सकते। आपके जैसे जेएनयू में ही 1000 आपके रिसर्च के सीटें थी, अब सुनाई दे रहा है कि 100 से बना दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बौद्धिक समाज है आपका, वो आपके बौद्धिक चिंतन प्रणाली पर कब्जा करना, एक हुल्लड़ कल्चर डेवलप करना। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं कि भाई हनुमान चालीसा और अजान के खिलाफ क्यों खड़ा किया जा रहा है, ये बात वो लोग नहीं समझ पा रहे। क्योंकि वही तुलसीदास जी कहते हैं भाई, हम जब उनको हमला होता है तो कहते हैं कि हम लिखेंगे पढ़ेंगे, किसी के यहाँ अपनी बेटी के शादी बेटे के नहीं करने जा रहे हैं, मांगेंगे खाएंगे और मस्जिद में सो जाएंगे। उसी तुलसीदास के हनुमान चालीसा को लेके आज उनके विरुद्ध अजान या मुसलमानों के विरुद्ध जो खड़ा किया जा रहा है, यह एक भीड़ तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें लोगों के चिंतन और चेतना प्रणाली कुंद हो रही। तो मैं ये कह रहा हूं, ये बात मैं आपसे सहमत हूं कि अभी इस पर ग्लोबल कैपिटल के संदर्भ में सापेक्ष अन्य प्रश्नों को भी खड़ा किया जाए और अन्य प्रश्नों के केंद्र में ग्लोबल कैपिटल और कारपोरेट कैपिटल को लाया जाए। अगर इस प्रश्न को केंद्रीय प्रश्न बना के विपक्ष हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं खड़ा होता, तो हिंदुत्व का जवाब इनके पास नहीं है, चाहे सरकार ये भले ही बना दे। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुत्व का इनके पास जवाब नहीं है, ग्लोबल कैपिटल के ऑफेंसिव का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, किसान संकट का इनके पास जवाब नहीं है, शिक्षा का जवाब नहीं है, स्वास्थ्य का जवाब। इसलिए मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं, और केवल अर्थवादी ढंग से जैसे ट्रेड यूनियन आंदोलन चलता है या हमारा पिछले दिनों किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन में एक प्रवृत्ति मैंने जरूर देखी, वो राकेश टिकैत जरूर कंपनी राज की बात बराबर करते रहे, लेकिन कंपनी राज के खिलाफ कैसे राजनीतिक तौर पर लड़ा जाए, यह जो गति विज्ञान आगे बढ़ना चाहिए था, वह गति विज्ञान आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए अपना अपेक्षित परिणाम भी किसान आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया। दूसरी तरफ पंजाब में जैसे तैसे चुनाव में उतर गए तो किसान आंदोलन को तो जो नुकसान हुआ ही, और उस राजनीति का, किसान आंदोलन की राजनीति का भी नुकसान हुआ। किसान आंदोलन की राजनीति आज के दौर में ये ग्लोबल कैपिटल के खिलाफ टकराने के अलावा और क्या हो सकती है, कारपोरेट कैपिटल के अलावा लड़ने के अलावा क्या हो सकती है। तो यह जो चल रहा है, ये देखिए, ये सब चर्निंग आएगी। जो बात मैं कह रहा हूं ये मेरी अपनी बात नहीं है, यह सोसाइटी के गति विज्ञान की अपनी डिमांड है, आज नहीं तो कल। और अगर
आरएसएस, बीजेपी, ग्लोबल कैपिटल, हिंदुत्व और कारपोरेट के गठजोड़ के संकट से अगर लड़ना है, उसने जो त्रासदी पैदा की है उससे अगर निपटना है, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सभी विपक्ष को आना पड़ेगा, अन्यथा केवल पार्टियों का गठजोड़ करके बीजेपी को हरा के भी आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को ये परास्त नहीं कर पाएंगे। यह इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं इसी विश्वास के साथ सबसे बात कर रहा हूं और इसी दिशा में मैं काम करके सभी लोगों से, पत्रकारों से भी, समाज के सभी हिस्सों से भी एक समग्र दृष्टि रखने की जरूरत है और भारत के इतिहास को सही ढंग से समझने, अध्ययन करने, काम चलाऊ अध्ययन से नहीं होगा, आपको गहराई में प्रैक्टिस पर जाना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना भी पड़ेगा, इतिहास बदलने के लिए इतिहास का काम भी करना पड़ेगा। जनता के बीच में बगैर गए हुए और बुनियादी वर्गों को बगैर खड़ा किए हुए आरएसएस और बीजेपी ने जो चुनौती खड़ी की है उससे आप निपट नहीं सकते, ये मेरा कहना है। नहीं, बिल्कुल ठीक आपका कहना है, पर बहुत सारे सवाल छूट रहे हैं जिनको हम अगले क्रम में बात करेंगे और आपसे भी आग्रह है दर्शकों कि आप अखिलेश जी की बात सुनकर के आपको अगर कोई सवाल आपके मन में उठता है तो वो सवाल हमें भेजिए, जैसे आप भेजते हैं कमेंट बॉक्स में भी जाकर के कमेंट लिखिए उसके बारे में, तो हम अखिलेश जी से उन सवालों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गूढ़ भी है, लेकिन देश की लोकतंत्र के लिए या यहाँ के जनता के जीवन के लिए एक बहुत ही मार्मिक, वाइटल, बुनियादी सवाल है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर रिएक्शन दें। पर अखिलेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की तारीख में तो विपक्ष इन सवालों के या जिस तैयारी की आप बात कर रहे हैं उसके आसपास भी कहीं नहीं दिखाई देता, उसकी समझ भी किसी की समझ में नहीं आती। जितने अब तक लोग सामने आए हैं जिन्होंने बात की है, सेमिनार में बात की है या सोशल मीडिया पे बातचीत की है, टेलीविजन पे तो अब इनको जगह मिलती नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने बातचीत की उनमें से किसी ने इस संदर्भ में उनकी तैयारी भी है या तैयारी करनी भी चाहिए उन्हें, ये कहीं दिखाई नहीं देता। और जितने भी नेता मौजूद हैं उनकी समझ के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहता क्योंकि छोटे मुंह बड़ी बात होगी, पर दुर्भाग्य ये है कि देश का भविष्य इतिहास में लिखेगा कि जब जरूरत थी बात करने की तब लोगों ने बात नहीं की। तो मैं ये सवाल आपके साथ छोड़ता हूं, इन सवालों के ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे। पर आज आपने जो बातचीत की उस पर दर्शकों के जो रिएक्शन आएंगे वो मैं आपको भेजूंगा और हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि लोग दिमागी बातचीत में शामिल हों और ये पता चले कि जनता का रुझान क्या है, क्या इन बातों से कुछ बदला है या इन बातों के साथ ही उसका रुझान अभी चलने वाला है। क्योंकि लोकतंत्र में अंततः तो जनता ही फैसला करती है, अगर वो समझेगी तो कुछ दूसरा फैसला करेगी, नहीं समझेगी तो कुछ और फैसला करेगी। तो अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे लोगों के सवालों के साथ, लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ कि आपने जो आज सवाल उठाया ये महत्वपूर्ण सवाल है और इससे जुड़े हुए अभी 20 सवाल और हैं जिनके ऊपर लोगों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, दर्शकों आपसे भी मैं विदा लेता हूं और अखिलेश जी के सवालों के ऊपर अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। नमस्कार।